बल्कि ये कहा कि साहब क्योंकि हमें खबर आ रही है कि साहब वहां इलेक्शन ठीक ठाक नहीं हुआ, तो मैं इन 90-95 लोगों की कमेटी, दुनिया में कमेटी 5 लोगों की होती है, कहीं 7 की होती है, यहाँ 92-95 लोगों की कमेटी बनाई गई, सारे छटे हुए, कोई सट्टा किंग, उनके प्रोफाइल निकालिए तो आप प्रोफाइल देख के कोई शूटर, ऐसे ऐसे प्रोफाइल के आप सोच नहीं सकते, ढूंढ के इकट्ठे किए गए। सदर उनको बनाया गया जो कौम का सबसे बड़ा छटा हुआ बेईमान उनकी नजर में था, जिसपे 125 करोड़ गबन का बाकायदा सीबीआई केस, एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे आदमी को सदर बनाया उन्होंने, और सेक्रेटरी उसको बनाया जो 2012 में नर्सरी वाले के साथ मिल गया था। और 2012 में मिलने के बाद मैं तमाम मस्जिदों में ऐलान किया, मैं उस टाइम वक्फ सेक्रेटरी था, मैंने कहा ये गद्दारी हुई है, हम केस जीत गए मगर ये लोग भाग गए, मीटिंग कॉल नहीं करी। 2012 में ही नर्सरी खाली हो जाती, 2012 में हम केस जीत चुके थे, 10 दिन तक भागते रहे। हमारे सदर नैयर साहब यहाँ मौजूद हैं, अहमद डोडा साहब मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी, हम लोग भागते रहे कि मीटिंग कॉल करके 5 करोड़ कब्जा ले लेते हैं। 11 दिन तक फरार रहे, दरगाह ही नहीं आए, फोन ही नहीं उठाए, और 11वें दिन जब वो कोर्ट में स्टे के लिए एप्लीकेशन उसने लगाई तो आप यकीन मानिए ये साहब कोर्ट में मौजूद थे, सेक्रेटरी उनके, और वो वसीम के साथ कोर्ट गए थे, मेरे साथ नहीं। वो हमारे वकील के साथ नहीं गए थे, वो नर्सरी वाले के साथ गए थे, और ना मुझसे कोर्ट में सलाम दुआ करी, ना मुझसे बात करी, और स्टे मिलते ही वसीम के साथ ही कोर्ट से निकल गए। तब मैंने आके कौम को सब बताया, और तब उसके बाद 2012 के बाद कौम ने उन तमाम गद्दारों को इस कमेटी से निकाला। मैं एक फर्क था, एक वक्फ सेक्रेटरी, मगर सच में इतनी ताकत होती है कि पूरी कौम मुत्तहिद हो गई, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने उस टाइम 2012 में कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद नर्सरी खाली करने का कदम नहीं उठाया था, उनको बाकायदा कमेटी से बाहर निकाला गया, उनको ढूंढ के वापस नर्सरी वाले को बचाने के लिए सेक्रेटरी बनाया गया। और बनाने का मकसद क्या है वो बहुत अहम है समझना। 1300 करोड़ का केस, देखिए हम जीते, पोजीशन मिल गया, कंट्रोल मिल गया, सब हो गया, हमने अपील करी, 1300 करोड़ की एक्सेप्ट हो गया। आज की डेट में लीगल पोजीशन क्या है? अगर आप कोर्ट जाकर ये कहें कि साहब अंजुमन हैफी तो मुतवल्ली ही नहीं है, मुतवल्ली तो कोई और है, सेक्रेटरी बहादुर अब्बास है ही नहीं, सेक्रेटरी कोई और है, तो सीधा फायदा, सीधा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बच्चा भी बताएगा, सीधा फायदा वसीम खान नर्सरी वाले को होगा अदालत के अंदर। वो सीधा स्टैंड लेगा कि ये तो जो दावा किया गया है, जो केस दायर किया गया है, उसके पास पावर ही नहीं थी दायर करने की, वो सेक्रेटरी ही नहीं है, वो कमेटी ही नहीं है, लिहाजा ये केस डिसमिस किया जाए। और अगर उनकी ये बात सही है तो 100% केस डिसमिस भी होगा, लॉ पॉइंट के ऊपर केस डिसमिस कराएंगे ना, ये कहकर के साहब तो कमेटी ही नहीं है। तो ये एजेंडा चलाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अंजुमन हैफी नकली कमेटी है। ये नकली का ड्रामा है ना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। दुनिया ने देखा कि आफ्ताब शेख महकलबे जवाद साहब ने 10 साल में किस तरह जमीनें खाली कराई। आज एक नए साहब आगे कहते हैं साहब कौन अंजुमन हैदरी, यहाँ सदर साहब बैठे हैं, इनके ऊपर मुकदमे हैं, मेरे पे 85 मुकदमे हैं, हमें तमाम वारदात मुकदमे हैं। अगर ये कमेटी ही नहीं तो भैया इन पे एफआईआर क्यों नहीं है? पिछले 2 साल में जब से ये 1300 करोड़ का क्लेम हमारा कोर्ट में एक्सेप्ट ये हुआ और दावा हमारा एक्सेप्ट हुआ, तब ये कमेटी बनाई गई। 2 साल के अंदर, अच्छा जब ये कमेटी बनी, बनते ही हमने कंप्लेंट करी, उसी टाइम सीईओ वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि ये कमेटी लीगल थी, इसको चेयरमैन ने खाली साइन करके बना दिया था। दिल्ली के अंदर क्या होता है, एक शिया मेंबर होता है
शिया औकाफ के मामलात में शिया मेंबर का उस मीटिंग में होना, उस फैसले में होना मैंडेटरी है। नहीं तो पता चलेगा कि मस्जिद के अंदर जो है कोई जो है वहाबी इमाम भेज दिया जाएगा कि चेयरमैन साहब ने भेज दिया उनको बना के। नहीं, शिया औकाफ के मामलात में जो शिया मेंबर सरकार द्वारा मैंडेटरी अपॉइंट करना, वो उन फैसलों के अंदर शामिल होगा। मगर चेयरमैन साहब ने किसी से डिस्कशन नहीं करी, अपना एक साइन करके लेटर जारी कर दिया। उसी टाइम सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस कमेटी को उसी टाइम रद्द कर दिया, चेयरमैन के तमाम फैसलों को रद्द कर दिया कि ये लॉ के हिसाब से इलीगल है। लॉ पॉइंट पर ये कमेटी नहीं बना सकते थे। और उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर हुआ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी वक्फ बोर्ड को लिख के भेज दिया कि ये पूरा इलीगल तरीका था, ये कोई तरीका नहीं है कमेटी बनाने का, क्यों ये कमेटी बनाई गई और ये इलीगल है। उसके बाद जब ये तय हो गया कि सब इलीगल था, ये खामोश होकर बैठ गए। पिछले 2 साल के अंदर आप सबने देखा होगा, शाही मर्दा के अंदर मुहर्रम, चेलुम, इन तमाम प्रोग्रामों को आपने देखा कि किस शान शौकत से यहाँ पर उनको हर साल की तरह पूरा किया गया। इन 2 सालों के अंदर एज ए सेक्रेटरी और एज ए मैनेजर साहब हसन साहब और एज ए सदर हम पे तकरीबन 13 FIR हुई हैं इन 2 साल के अंदर। सिर्फ चेहलुम के दिन 4 FIR है मेरे नाम पे। 13 FIR इन 2 साल में हुई। अगर ये थे, ये कहां थे? कौन यहां की जिम्मेदारी निभा रहा था? मगर अब जैसे ही कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट का टाइम आया है, उस 1300 करोड़ की एप्लीकेशन पे, उस 1300 करोड़ की एप्लीकेशन पे तो इन्होंने बिल्कुल नए तरीके से एक षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। और उस षड्यंत्र के तहत यह किया गया कि सबसे पहले शुरुआत में, क्योंकि अंजुमन का किसी को झगड़ा नहीं, सबसे पहले शुरुआत में अंजुमन की जो यहाँ जिम्मेदारियां हैं, अंजुमन के जो यहाँ काम है, उनमें मदाखलत शुरू की गई ताकि कन्फ्रंटेशन पैदा हो, ताकि लड़ाई पैदा हो, ताकि कोई मुद्दा तो मिले बहस करने का। हमारी किसी से कोई बहस नहीं है। उसकी शुरुआत कोविड के दौरान अभी यहां से की गई, उन लोगों के जरिए जो वसीम खान पार्टी है और जो उनके हमारी कौम के अंदर के गद्दार जो उनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल नई मोडस ऑपरेंडी अपनाई। उन्होंने खुद शाहमर्द रहने वाले कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे, उनको अपने साथ मिलाया और मिलाकर क्या किया गया कि जो यहाँ मरहूम जिनकी इंतकाल हो रहा था, उनको जो यहाँ गुस्ल लेने आते हैं, जो यहाँ उनकी नमाज जनाजा होती है, उनके साथ बाकायदा बदतमीजियां करनी शुरू की गई। उनको मना किया गया, आप यहाँ मैयत नहीं ला सकते। अंजुमन ने उनसे कहा कि परेशानी बताएं। उन्होंने कहा कि साहब कोविड का डर है, कोविड पॉजिटिव यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हमने मराजे कराम के फतवे दिखाए। हमने कहा बिल्कुल कोविड पॉजिटिव का गुस्ल यहाँ कभी नहीं होगा, वो तयम्मुम है, तयम्मुम होगा। पर जो बेचारा कोविड नेगेटिव है, जिस पे रिपोर्ट, जिसके पास दस्तावेज है, उसको आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि हमने उलमाए कराम से भी इस बारे में पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल आप मना नहीं कर सकते। अगर कोई कोविड नेगेटिव है, उसका गुस्ल, कफन, नमाज जनाजा, ये सब आपको करना है। उसके लिए बाकायदा हैदर टीवी के साथ मिलकर हम लोगों ने, अंजुमन हैदरी ने, जो लोग मोमिनीन का इंतकाल बाकायदा कोविड तक से हो रहा था, उनको हमने दिल्ली के अंदर, मौलाना शाह इमाम यहाँ मौजूद है और दीगर उलमा मौजूद है, हमने उनके लिए क्या किया, हम उनको ताबूत मुहैया कराते थे हॉस्पिटल के अंदर लकड़ी का। वहीं पर ही सीधा बॉडी उसके अंदर कफन उसके करके तयम्मुम करके उसमें रखते थे। फिर कब्रिस्तान में कोई भी ऐसा, हमने एक शख्स, कोई ऐसा मोमिन नहीं छोड़ा जिसकी खबर आई हो और उसकी नमाज जनाजा में या कफन दफन में हमने कोई परेशानी आती हो। मगर जो कोविड नेगेटिव थे, उनको हम दरगाह में आने से नहीं रोक सकते। उसमें सबसे पहले
एक नौजवान के वालिद का इंतकाल हुआ, उसके साथ बदतमीजी की गई। और मैं तीसरा वाकया, क्योंकि टाइम कम है, वो बताऊंगा जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहा भी जा रहा था, कुछ लोग कहते अरे साहब लखनऊ के लोग यहाँ क्यों आए हैं? इमाम हुसैन जो हैं पूरी दुनिया के एक हैं, और वक्त बचाने के लिए हुसैनी जहां भी होंगे आएंगे, और वक्त बर्बाद करने के लिए यजीदी कहीं भी होगा वो आएगा। ये यजीदी ये ना सोचे कि हुसैनी बचाने नहीं आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे। आज लखनऊ से आए, कल पूरी दुनिया से आएंगे। अगर आप वक्त तबाह करेंगे, उसको बचाने वाले मौलाई लोग मौजूद हैं और वो हर हाल में बचाने आएंगे। तो जो ये मैं वाकया बता रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद बहुत ज्यादा लखनऊ से फोन भी आए। लखनऊ का एक नौजवान, उसकी उम्र 33 साल, उस बेचारे की टीबी था, उनको अस्पताल में 1 महीना से एडमिट थे, टीबी से उनका इंतकाल हो गया। फोन आया, हमने कहा कि ठीक है, क्या हुआ? उन्होंने कहा टीबी से इंतकाल हुआ है। हमने पूछा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है? उन्होंने हमें भेज दी। हमने उनको राइटिंग में परमिशन दे दी। रात को 1:30 बजे वो एम्बुलेंस अपने भाई की मैयत लेके, 2 बहनें उनके साथ, एक भाई, सिर्फ 3 परदेसी अपने भाई की मैयत लेके दिल्ली यहां पहुंचे। शायद अब जब रात को 1:30 बजे वो पहुंचे हैं, यहां आने के बाद जो उनके साथ तूफान बदतमीजी की गई, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते किस तरह मारपीट की गई। बहनों के साथ क्या क्या गया, किस तरह 4 बजे तक ये ड्रामा चला। 3:30 बजे पुलिस बुला ली गई कि साहब कोरोना की मैयत आई है, इन्हें पकड़ के लेके जाओ। अब बताइए, जो परदेसी बेचारी 2 बहनें, भाई अपने भाई की मैयत रखी है और यहाँ पर ये नौटंकी चल रही है। हमने फौरन पुलिस से बात करी कि सब झूठ है। हमने रिपोर्ट भेजी वहां पर कि देखिए कोविड नेगेटिव है। उसके बाद पुलिस आई तो इन्होंने क्या बदमाशी करी, मैयत खाने पे ताला लगा दिया। मजबूरी थी उनकी बेचारे की, लखनऊ वाले भाई की, केवल बटला हाउस में 30वीं मंजिल पे रहते थे, फ्लैट में वो मैयत नहीं ले जा सकते थे। लखनऊ से मेहमानों ने आना था, शाहमर्दा में फ्रिज का इंतजाम था, तो उन्हें अगले दिन तक मैयत रखनी थी। मगर उनका ये कहना था कि तुम बटला हाउस रहते हो, मैयत लेके यहाँ से बटला हाउस जाओ। अब आप ये बताएं कि कौन इस जगह का मालिक है? कैसे ये यहाँ शाहमर्दा में रहने वालों की, या अब्दुल्लापुर वालों की, या सागरी वालों की, या लखनऊ वालों की हो जाएगी? ये मौला का दर है। या कैसे कोई ये फैसला करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? जो हमारे दस्तूर अमल में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा तमाम की जानकारी के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 से सबसे मेन जिम्मेदारी में जो एजेंडा नंबर 2 है वो ये है कि अंजुमन हैदरी हर शिया मोमिन का गुस्लो, कफन और दफन की जिम्मेदारी उठाएगी। ये हमारे दस्तूर अमल में, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन लड़ने के बाद यही कसम खाते हैं कि जो दस्तूर अमल में लिखा है हम जान देकर भी उसको पूरा करेंगे। तो आप बताएं, क्या हम उस नौजवान की मैयत को रात में इस तरह, मतलब उसकी बेहुरमती हम दे सकते थे? हमने उसके बाद पुलिस से बात करी। उसके बाद जो उनके साथ हुआ, उनकी बहन की, और जिन लोगों ने किया वो देखिए साहब, उनकी हमारे ऊपर सितम जरीफी, आप क्या कहूंगा आपको, जुल्म। वो कहते हैं सब झूठ है, अंजुमन झूठ बोलती है, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उस मरहूम भाई के भाई यहाँ मौजूद है। मैं अभी उन्हें बुलाऊंगा, आपके सामने वो सच्चाई बयान करेंगे। जो पुलिस से उनकी बात हुई, जो कंप्लेंट हुई उनकी बहन की, आप सब सुनिए। आप फैसला कीजिए कि हमें उस टाइम क्या करना चाहिए था। क्या हमें भी अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि वो गुंडागर्दी में रिश्तेदार कर रहे थे, क्या मुझे उन रिश्तेदारों की शक्ल देख के उस हक के खिलाफ जो जुल्म कर रहे थे, क्या उस जुल्म में शामिल हो जाना चाहिए था? क्या पूरी कमेटी को उस जुल्म में शामिल होना चाहिए था? मगर हमने वही फैसला किया जो हक था। अब हम जो बोल रहे हैं उसे साबित करने के लिए अभी इंशाअल्लाह खुद
2 मिनट के लिए वो विक्टिम जो है 5 मिनट के लिए आपके सामने बात रखेंगे। तो पहले उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया और यहां से कन्फ्रंटेशन शुरू करी और उसके बाद हम पे इल्जाम लगाने शुरू किए कि साहब ये 7 करोड़ रुपए का गबन हो गया। अभी नर्सरी वाले से 7 करोड़ का ऑर्डर हुआ था, कहां गए? वो खा गए। पहले तो ये कहना शुरू किया। हमने कहा भैया 7 करोड़ हमें खाने नहीं थे, हमने दिए ही नहीं है। हमने 150 करोड़ की अपील की है, हमें 7 पैसे भी कोर्ट से नहीं आए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया नहीं 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 साहब 7 करोड़ नर्सरी से खा गए। फिर ये इल्जाम लगाने शुरू किए। तो हमने जब बेहुदा इल्जाम लगे, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में साल में एक बार बाकायदा अंजुमन के तमाम अकाउंट पेश किए जाते हैं। मुहर्रम से 3 दिन पहले तकरीबन यहाँ पर 100 उलमाए कराम मौजूद थे। उलमाए कराम को हम इसलिए बुलाते हैं कि यहाँ लाखों लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकते, मगर एक आलिम दीन, एक इमाम जुमा, एक खुदा के लोग हम बुलाते हैं तो वो 1000 मुमिन तक सच्चाई बयान कर सकते हैं। तो ये इस्लाम का तरीका है, इजीएस्ट तरीका है अपनी बात और सच्चाई को मोमिन तक पहुंचाने। फौरन उसके बाद उन्होंने उन आलिमों की शान में भी बेइंतहा बड़ी गुस्ताखियां करी सोशल मीडिया के ऊपर। उनके बारे में वो बातें कही जो मैं यहां नहीं बोलूंगा। अब आप ये बताएं, आपको एटीएम के अंदर अकाउंट पेश कर दिए गए, आपके सामने सारी बात हो गई, उसके बाद भी आप प्रोपेगेंडा करते रहे और मकसद सिर्फ एक कि 1300 करोड़ का केस जो है वो डिसमिस हो जाए और जो ये नर्सरी, जो ये करबला, जिसके ऊपर आज की डेट में सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए, वहां पर जो भी सेल होती है वो बिल से होती है। आप आए, आप कोई भी जाके देखें, आपके खुला है। जो सेल होती है अगले दिन बैंक में जमा हो जाती है, जो परचेजिंग होती है वो खुद बैंक के चेक से हो जाती है और जो बचत होती है उससे दरगाह के जो डेवलपमेंट के काम है। अभी आपने देखा जो पीछे एयर कंडीशन हॉल था जिसमें रात में तमाम मोमिनीन ने जो है यहाँ पर स्टे किया, इमाम बारे के अंदर एसी हुआ, यहाँ पूरा ऊपर हॉल में एसी का काम चल रहा है। ये सब एयर कंडीशन होने जा रहा है। टॉयलेट ब्लॉक नया बना, पीछे स्टोर बना, कराती मस्जिद की छत नया काम चल रहा है। करबला के अंदर हमने तकरीबन 2.5 लाख ईंटों से वहां पर सड़क का काम बनाया है। ये तमाम तरक्याती काम उस कमाई में से हुए। हम अब अपने ऊपर, हम खुद अपने पैरों पे खड़े हुए और हर चीज का अकाउंट मौजूद होता है। अब वो ये चाहते हैं कि वो नर्सरी पे, उस नर्सरी पे वापिस उन्हीं वक्त माफियाओं का कब्जा हो जाए, वही लोग वापिस कब्जा करके उसकी उन्हें लाखों रुपए की सेल दिखती है क्या वहां लूट मचाएं। जो लोग कल वसीम के साथ बिक गए थे, जो लोग 125 करोड़ के गबन में शामिल हैं, जो लोग सट्टा चला रहे हैं, जिनके डोजे बने हैं, जिनके खिलाफ दुनिया के इल्जाम हैं, उन लोगों को एक लीगल कमेटी के जरिए यहाँ पर बंदूकों और हथियारों के बल पे कब्जा कराने की तैयारियां। हौसले इतने बुलंद, यहां तक कह दिया गया कि कल्बे जवाद साहब और बहादुर अब्बास को तो हम गोली मारेंगे, हम देखेंगे कौन मौदेदार यहाँ आएगा, हम तो इतने लोग मार देते हैं और बाकायदा बंदूकें दिखा दिखा के हरकतें हुई हैं। सब चीजों के सबूत, सब चीजों की तहरीर, सब चीजों की कंप्लेंटें बाकायदा मौजूद हैं। ये जबानी नहीं है, ये सब चीजों के दस्तावेजात मौजूद हैं। लगातार शिकायतें हो रही हैं। मगर वक्त माफिया जो 1300 करोड़ देने से बचना चाहता है, उसने पुलिस में भी पैसा खिलाया है। वो पुलिस को, थाने को भी खरीद के रखा हुआ है और तमाम गुंडागर्दियां होती हैं। मगर पुलिस जो कहती है हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। रोजाना यहाँ पर आफ्ताब शर्मा, कल्बे जवाद साहब का जो होर्डिंग लगा है उसे फाड़ दिया जाता है। कैमरे लगाए हुए, अभी परसों सारे कैमरे तोड़ दिए गए, सारी तारें काट दी गई, सारी गुंडागर्दी मचाई गई। दरगाह में रोजाना की गुंडागर्दी की जा रही है और कहना यही है हम देखेंगे कौन रुकेगा,
हम देखेंगे कौन रोकेगा। यही कमेटी, गुंडा कमेटी यहाँ आएगी और रहेगी। तो अब आप बताएं कि क्या और क्या कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान चेयरमैन जो है साहब, हम तो उसको मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। कोई कौम नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई अंजुमन नहीं, कोई गजट नहीं, कुछ नहीं। हमें अमानतुल्लाह ने कह दिया, अब हम हो गए सब कुछ। जबकि अमानतुल्लाह साहब का क्या मौकिफ था वक्फ बोर्ड का हमारी इस करबला की लड़ाई में, उनके एफिडेविट मौजूद है। वसीम नर्सरी वाला और वसीम खान और अमानतुल्लाह खान दोनों पठान हैं, रिश्तेदार हैं। आज उनको ये कहा जा रहा है कि शाह मर्दा करबला की जिम्मेदारी और उसकी सारी पावर्स अमानतुल्लाह के पास होनी चाहिए, कानून के तहत नहीं। जो आपके बुजुर्गों ने सिस्टम बनाया वो नहीं होना चाहिए, जबकि वो पूरी तरह इलीगल है। कोई कमेटी नहीं है, कोई लीगल नहीं, उसकी पोजीशन नहीं है। जब सीओ ने उसे रद्द कर दिया, सेंट्रल ऑफिस ने रद्द कर दिया, फिर कौन बचता है? मगर उसके बावजूद वो तमाम गुंडागर्दियां की जा रही हैं कि एक बार कौम आपसी झगड़े में पड़ जाए, कौम खलो-फिशार में पड़ जाए, कौम को गुमराह करें और हम ये कहें कि देखिए साहब कि यहाँ पर जो है गुंडागर्दी हो गई है, हम पे तमाम जुल्म हुए। इंतहा ये है कि फेसबुक पे इतनी गुंडागर्दी करने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती। फेसबुक पे सब कुछ तोड़ के, सब दरगाह में तोड़ फोड़ करके, आफ्ताब शरीयत महकम जवाद साहब के फोटो के साथ साथ वहां पर इमाम हुसैन का भी नाम उस पर था, अब्बास के भी नाम थे। आप सब फेसबुक पे जाके देखें, उस पे खड़े होके कहा मैंने सब तोड़ दिया है। जो माइका लाल यहां आके दिखाए, जो माइका लाल यहां आके दिखाए, सिर्फ प्रोवोक करने के लिए कि हम लोग प्रवोक हो। मगर हम लोग बेइंतहा सब्र तामुल के साथ, महकम जवाद साहब ने कहा आपको इमाम हुसैन के रास्ते पे चलना है। इसका फैसला कौम करेगी, इसका फैसला आवाम करेगी, इसका फैसला उलमाए कराम करेगी कि इस जुल्म का क्या जवाब होना चाहिए। हमने आपको बताऊं, दरगाह शाह मर्दा के मामलात के बारे में जब ये तमाम झूठे प्रोपेगेंडे हुए कि 7 करोड़ रुपए मौलाना कल्बे जवाद साहब की टीम, अंजुमन हैदरी और सब ने मिलकर गबन कर लिया है, हमारे पास सबूत मौजूद है। तो हमने ये दो रोजा इजलास रखा है। इसके अंदर हमने पूरी कौम, खास तौर से उन झूठे इल्जामात लगाने वाले, उन मोमिन के साथ मारपीट करने वाले, तमाम गुंडागर्दी करने वाले शख्स को भी उसके बावजूद दावत दी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो ये कहे कि साहब मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, अंजुमन के चीफ पैट्रन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास टोटल पावर्स हैं। कोई गड़बड़ है, कोई किसी का गबन है, कुछ है, हर इवन सेक्रेटरी, सदर, पूरी कमेटी को भी अभी बैठे बैठे भंग करने की पावर है उनके पास। तो कल्बे जवाद साहब ने कहा मैं खुद मौजूद रहूंगा, फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद रहेंगे, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरी जिम्मेदारी कोर्ट केसेस लड़ने की है, मैं कोर्ट केस लड़ता हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब फाइनेंस देखते हैं, हमारे नजीर अली साहब है वो मजलिस मातम, इन सब चीजों की जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहाँ पर हैदर साहब के दामाद जॉइंट सेक्रेटरी शहजाद भाई वगैरह, हमारी कमेटियां बनी है जो अलग अलग काम करती है। मेरी जिम्मेदारी कोर्ट केस लड़ने की है, मगर सबसे ज्यादा टारगेट कल्बे जवाद साहब को मुझे ही किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कोर्ट केस में खलल डालनी है। उन्हें ये फाइनेंस वगैरह वो जानते हैं कोई गड़बड़ नहीं है, वो जानते हैं एक रुपए की बेईमानी नहीं है, मगर उन्होंने कहना बात में बस को है। मैं पहले दिन से आज तक अंजुमन में रहा हूं, एक दिन के लिए भी फाइनेंस सेक्रेटरी में नहीं रहा हूं। पहले वर्क सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, और मेरी जिम्मेदारी कोर्ट केस लड़ने की है। कोर्ट केस के बारे में मुझसे सवाल करो,
जितने केस लड़े सारे जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में, आप मोमिनीन के साथ से और तमाम बेहतरीन लीगल टीमों की मदद से, और मौला की हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहा, तमाम केस हमने जीते। उसकी बात मैंने उसका जवाब नहीं किया, मगर टारगेट किया जाता है। तो आज का ये इजलास, अब मैं इसका मकसद बता दूं, खास तौर से ये है कि जिस भी शख्स ने हमारे चीफ पैटर्न आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब और इस कमेटी पे गबन का इल्जाम लगाया है, वो उन सबूतों को लेकर यहाँ डायस पर आए, उन सबूतों को दिखाए, उसका जवाब कागजों के साथ हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब यही सबके सामने देंगे। और अगर कोई भी गबन का उनका दस्तावेज 1 रुपए का भी सही पाया जाता है, तो मैंने ऐलान किया था कि मैं यहीं आपके सामने इस्तीफा देकर यहां से जाऊंगा, ये मेरा ऐलान था। मगर उस गबन के दस्तावेज लेके आने हैं यहाँ पर लोगों को, ये नहीं कि झूठा इल्जाम लगाएंगे, इज्जतदार लोगों की आप इज्जत उछालते रहेंगे और फिर मौके से फरार हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो लिहाजा मैं एक बार आप सबके सामने गुजारिश कर रहा हूं, जिसने भी झूठे इल्जाम लगाए हैं वो अपने सबूत लेकर यहां आज और कल भी 11 बजे से 5 बजे तक इजलास चलेगा, आज भी 5 बजे तक चलेगा। आप जिम्मेदारान फैसला करेंगे, आप कौन हैं, आप बात देख के फैसला कीजिए कि क्या 1 रुपए का गड़बड़ है। ये लफाजी नहीं चलेगी। हम अपने उलमाए कराम